नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ से एक्सरसाइज 1.2 जिसमें बताया गया है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो देखिए, अब हम अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण के अंतर्गत सबसे पहले लेते हैं एक्सरसाइज प्रमेय 1.3। प्रमेय 1.3 का कथन क्या है? मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। P क्या है? एक अभाज्य संख्या है। यदि P a वर्ग को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। a कोई भी हम एक धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं। a बराबर कितना है? 9 है। यदि अब हम क्या कह रहे हैं कि ये एक धनात्मक पूर्णांक है, इसके वर्ग को मतलब 81 को, इसके वर्ग को यदि कोई संख्या 81 को पूर्णतः विभाजित करती है, 81 को पूर्णतः विभाजित करती है तो a को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। देखिए, यानी 3 हम देख रहे हैं, एक संख्या है हमारे पास 3 जो कि 81 को पूर्णतः विभाजित करती है, तो वो 9 को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। बहुत आसान प्रमेय है कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, उसको कोई अभाज्य संख्या p यदि उसके वर्ग को, a वर्ग को पूर्णतः विभाजित करती है तो a को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। तो आइए हम इस प्रमेय को पहले सिद्ध कर देते हैं। प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें क्या है? ज्ञात है लिख देना है। क्या ज्ञात है? कि a वर्ग को कोई पूर्णांक अभाज्य संख्या विभाजित करती है। माना एक अभाज्य संख्या p है। माना एक अभाज्य संख्या क्या है? p है। यह a वर्ग को पूर्णतः विभाजित करती है। ये हमने मान लिया, ज्ञात है हमें। ये सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि p जो है a को भी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि p a को पूर्णतः विभाजित करेगी। देखिए, सबसे पहले हमने माना कि एक अभाज्य संख्या p है, यह a वर्ग को पूर्णतः विभाजित करती है। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि p a को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। a वर्ग को पूर्णतः विभाजित कर रही है तो a को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। चलिए ठीक है, उपपत्ति में हमने ले लिया। उपपत्ति सबसे पहले हमने क्या ले लिया? माना a वर्ग बराबर, मान लो a वर्ग के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन है? p1 है, p2 है, p3 है, डैश 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 pn है, और इन सब का क्या है? वर्ग है। हो सकता है p1 p2 या p2 p3 में से कोई समान भी हो। ये निश्चित रूप से अलग अलग ही अभाज्य गुणनखंड है, यह आवश्यक नहीं है। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि p1 p2 p3 p4 pn का क्या है? वर्ग है। यानी यदि हम उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे a वर्ग के, तो उसके अभाज्य गुणनखंड भी तो अभाज्य संख्याओं के वर्ग के रूप में प्राप्त होंगे। तो उसको हम अलग अलग कैसे लिख देंगे कि वास्तव में a वर्ग क्या है? p1 इंटू p2 इंटू p3 डैश 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 pn इंटू, फिर से यही 2 बार आएंगे ना, p1 p2 p3 डैश 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 pn। वास्तव में अब ये अभाज्य गुणनखंड हुआ, क्योंकि p वर्ग भाज्य संख्या हो गई, p2 भाज्य संख्या हो गई। अभाज्य संख्याओं का जब आप 2 बार गुणा कर देंगे तो भाज्य संख्या हो जाएगी। अभाज्य संख्याओं का 2 बार गुणा करने पर क्या प्राप्त हो रही है? भाज्य संख्या प्राप्त हो रही है। इसलिए अब हमने इनको अलग अलग किया। अब ये निश्चित रूप से p1 p2 pn p2 p3 pn तक ये सभी क्या हैं? भाज्य संख्याएं। ठीक, अब भाज्य संख्याएं हैं तो इन्हीं में p जो है, p क्या है? p p1 p2 p3 डैश 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 pn में से एक अभाज्य संख्या है।
तब तो पूर्णतः विभाजित है ना। इन्हीं में से कोई एक अभाज्य संख्या है। P क्या है? P1, P2, P3, Pn में से ही कोई एक अभाज्य संख्या है। अब हमको ये पता चल गया कि P a वर्ग में इनका वर्ग प्राप्त हुआ था, लेकिन जब हमने अभाज्य संख्याओं के रूप में लिया तो इन्हीं में से कोई एक अभाज्य संख्या प्राप्त हुई। तो इनमें से कोई एक अभाज्य संख्या है, तो वास्तव में जब हम a लेते हैं, क्या लेते हैं? a जब हम लेंगे तो क्या होगा? ले लीजिए, a वास्तव में क्या हो जाएगा? P1 इंटू P2 इंटू P3 डैश 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 Pn, जहां P1, P2, P3 डैश 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 Pn अभाज्य संख्या है और इन्हीं में से एक संख्या कौन है? P है। तो इन्हीं में से एक संख्या जब P है, इसका मतलब अर्थात, हाँ पहले लिख देंगे, इन्हीं में से एक अभाज्य संख्या P है, क्योंकि वो a वर्ग को विभाजित कर रही थी। a वर्ग के अभाज्य गुणनखंड में यही शामिल थे, भले ही दो दो बार थे पर यही शामिल थे। तो अब हमने क्या कहा कि इन्हीं में से अभाज्य संख्या P है, अर्थात P a को पूर्णतः विभाजित करती है। ये हमारा सिद्ध हो गया। हमको ये पता चल गया कि P a को पूर्णतः विभाजित करती है। ये हमने सिद्ध कर दिया। चलिए यहां पर हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमको इसी प्रमेय का उपयोग करते हुए यह सिद्ध करना है कि वास्तव में करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब करणी 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए माना करणी 5 एक परिमेय संख्या है, इसको हमने किस रूप में मान लिया? परिमेय संख्या के रूप में मान लिया। अब यहां पर देखिए, अर्थात ये परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा? अर्थात इसे P बटे Q के रूप में लिख पाएंगे। करणी 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, जहां P एवं Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमने इसे P बटे Q के रूप में लिख दिया, क्योंकि हमें पता है परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, और वहां पर अंश और हर दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। लेकिन हर यानी Q शून्य के बराबर नहीं हो सकता। अब हम इसे क्या करेंगे? P और Q को काट कर और सरल कर देंगे। P और Q को काटकर और सरल कर देंगे तो इसे हम लिख सकते हैं सरलतम रूप में। सरलतम रूप में जब हम इसे लिखेंगे तो वास्तव में करणी 5 हो जाएगा A बटे B। P को जब हमने काटा, सरल किया तो A प्राप्त हुआ, B को काटा तो B, Q को काटा तो B प्राप्त हुआ, और अधिक इसे सरल नहीं किया जा सकता। अर्थात इसके आगे लिखना पड़ेगा, जहां A एवं B सह अभाज्य पूर्णांक हैं। अब ये क्या हो चुके हैं? सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य पूर्णांक कौन होते हैं? जिनके और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, पूर्ण रूप से कट के सरलतम भिन्न में जो बदल चुके हों, उन्हें हम सहअभाज्य पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं, इस b का पक्षांतर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? करणी 5b बराबर a। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब हम वर्ग कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? a का वर्ग करेंगे तो a वर्ग हो जाएगा, b का वर्ग करेंगे तो b वर्ग हो जाएगा, करणी 5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे कि वास्तव में a वर्ग अब किसके बराबर हो गया? 5 b वर्ग के बराबर हो गया। समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। a वर्ग किसके बराबर हो गया? 5 b वर्ग के बराबर हो गया। अब इसको हम देख रहे हैं कि 5 जो है वो a वर्ग को पूर्णतः विभाजित करता है। 5 के खंड कौन कौन हैं?
5 के गुणनखंड हमको यहां दिख रहे हैं, 5 गुणा बी, 5 के गुणनखंड दिख रहे हैं। तो हमको ये पता चल गया जो जो गुणनखंड होते हैं सारे गुणनखंडों से यह संख्या a वर्ग पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम कह देंगे कि a वर्ग जो है 5 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, अब हमने नीचे लिख दिया अर्थात a वर्ग 5 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है बच्चों, a वर्ग 5 से पूर्णतः विभाजित है। प्रमेय 1.3 हमने पढ़ा है कि जब a वर्ग 5 से पूर्णतः विभाजित है तो a भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब हमको पता चल गया, तो क्या हो जाएगा कि a भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। ये हम सिद्ध कर चुके हैं अभी। तो जब a भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, इसका मतलब ये है कि जब हम 5 से a में भाग देंगे तो भागफल कुछ न कुछ आएगा। मैं सोच रहा हूं कि भागफल c आएगा, भागफल c आएगा ना। 5 से पूरा पूरा भाग यदि हम a में देंगे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो भागफल c आ जाएगा। तो क्या होगा, भाजक गुणा भागफल, पूर्णतः विभाजित में शेषफल 0 होता है तो बराबर a हो गया। और फिर से दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का फिर से वर्ग कर देंगे। वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, वर्ग करने पर होगा 5 का वर्ग 25, c का वर्ग c वर्ग बराबर a वर्ग, समीकरण नंबर 2। अब फिर से हमें प्राप्त हुआ कि a वर्ग किसके बराबर है, 25 c वर्ग के बराबर है। समीकरण 1 में a वर्ग है, समीकरण 2 में a वर्ग है, दोनों के a वर्ग राइट हैंड साइड में है तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। तो लिख देंगे कि 25 c वर्ग वास्तव में किसके बराबर हो जाएगा, 5b वर्ग के बराबर हो जाएगा। 5 से 25 को काटेंगे, 5 बार कट जाएगा। अब यहां पर हमको पता चला कि 5c वर्ग बराबर b वर्ग, यानी b वर्ग के टुकड़े कौन कौन है, गुणनखंड कौन कौन है, 5 है, c है। तो अब हमने देख लिया कि b वर्ग को भी कौन विभाजित कर रहा है, 5 विभाजित कर रहा है। जब b वर्ग को विभाजित करेगा तो प्रमेय 1.3 से क्या होगा, b को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। तो यहां लिख देते हैं अर्थात 5 b वर्ग को पूर्णतः विभाजित करता है, पूर्णतः विभाजित करता है, विभाजित करता है। अतः b को भी पूर्णतः विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ये क्या हुआ, हमें ये पता चल गया कि 5 b को भी पूर्णतः विभाजित कर रहा है। इससे पहले हमने सिद्ध कर दिया है कि 5 a को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, जबकि हमने क्या माना था कि a और b दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं। a और b दोनों क्या हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। जबकि यहां पर हमारा माना गया तथ्य गलत साबित हो रहा है, यानी हमने कहीं ना कहीं गलती किए हैं। हमने करणी 5 को परिमेय संख्या मानकर गलती किए हैं। तो यहां हम लिख देंगे, यहां पर a एवं b दोनों 5 से पूर्णतः विभाजित हैं, पूर्णतः विभाजित हैं। अर्थात विरोधाभास है। कहां विरोधाभास है, विरोधाभास इसमें है कि हमने तो सोचा था, हमने तो माना था कि a और b सहअभाज्य पूर्णांक है, काट पीट के उसे सरलतम रूप में ला दिया था। लेकिन यहां पर देखो अर्थात विरोधाभास है, अर्थात हमारा माना गया तथ्य असत्य है, माना गया तथ्य असत्य है, हमारा माना गया तथ्य असत्य है।
तो फिर सत्य क्या है? हमने माना क्या था? करणी 5 एक परिमेय संख्या है माना था। तो क्या हो जाएगा? सत्य क्या हो जाएगा? करणी 5, इसलिए लिख दीजिए करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। करणी 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और ये हमने सिद्ध कर दिया बच्चों, करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिया करणी 5 एक परिमेय संख्या है, करणी 5 को परिमेय संख्या मान लिया, उसे हमने सरलतम रूप में p बटे क्यू को जब बांटा तो a बटे बी प्राप्त हुआ। a बटे बी को हमने लिखा कि सहअभाज्य पूर्णांक है। फिर हमने यह सिद्ध किया कि a 5 से पूर्णतः विभाजित है। फिर हमने ये भी सिद्ध कर दिया कि b 5 से पूर्णतः विभाजित है, अर्थात a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं रहे, अर्थात हमारा माना गया तथ्य असत्य साबित हो गया और करणी 5 एक परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गई। चलिए अब लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल हमारे हैं, सवाल प्रश्नावली का लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। 3 धन 2 करणी 5 को एक अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अब हमको इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माना फिर से विपरीत मान लेंगे। 3 धन 2 करणी 5 एक परिमेय संख्या है, इसे हम क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या है। अब हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया, तो फिर से हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं कि 3 धन 2 करणी 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, जहां P एवं Q क्या है? P एवं Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q शून्य के बराबर नहीं है। फिर हम इसे और सरल कर देंगे, और सरलतम रूप में जब काटेंगे P और Q को तो लिखेंगे इंप्लाइज लगा के 3 धन 2 करणी 5 बराबर A बटे B, काट पीट कर A बटे B प्राप्त हुआ और लिख दिया जहां A एवं B सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक है, यानी और हम इनसे और अधिक सरल रूप में विभाजित नहीं कर सकते। लिख दिया। अब हमको किसी तरह से इस करणी 5 को अकेला करना है। इस करणी 5 को हमें अकेला करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले इस 3 का पक्षांतर कर देंगे, फिर 2 का पक्षांतर कर देंगे, करणी 5 अकेला हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 3 का पक्षांतर कर देंगे, 2 करणी 5 यहीं रह जाएगा। A बटे B ऋण 3 उसे व्यवस्थित कर देंगे, तो लिख देंगे 2 करणी 5 बराबर, ये B चला जाएगा यहाँ, तो A ऋण 3B पूरे के बटे B, और फिर से इस 2 का भी पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा A ऋण 3B बटे 2B। कौन कौन है राइट हैंड साइड में? राइट हैंड साइड में है A 3, B 2, केवल 4 पूर्णांक हैं। और ये बाप, ये चारों जब पूर्णांक है तो पूर्णांकों का अंतर, पूर्णांकों का भाग, सब पूर्णांक प्राप्त होता है। तो हमको पता चल गया कि राइट हैंड साइड में सारे पूर्णांक हैं, अतः इनसे जो भी संख्या निर्मित होगी वो परिमेय होगी। पूर्णांकों से निर्मित संख्या परिमेय होगी। तो ये बाएं पक्ष में तो करणी 5 क्या है? बाएं पक्ष में, जबकि हम सिद्ध कर चुके हैं, अभी सिद्ध किया है हमने कि करणी 5 तो एक अपरिमेय संख्या है। तो दाएं पक्ष में परिमेय और बाएं पक्ष में अपरिमेय, मतलब ऊपर हमारे मानने में कोई ना कोई गलती हुई है। तो जो गलती हुई है उसको हम सही कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, यहां पर देखिए, तो राइट हैंड साइड में A, B, 2, 3 क्या है? पूर्णांक हैं, अर्थात A ऋण 3B बटे 2B क्या होगा? परिमेय संख्या है। जबकि
जबकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, करणी 5 है। लेफ्ट हैंड साइड में करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अर्थात ये कौन सी स्थिति बन गई, अर्थात यह विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है। जब ये विरोधाभास है तो हमारा माना गया तथ्य असत्य है, तो लिख देंगे हमारा माना गया तथ्य असत्य है। कैसा है, असत्य है। अर्थात 3 धन 2 करणी 5 परिमेय नहीं है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमने सिद्ध कर दिया बच्चों। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने 3 धन 2 करणी 5 को क्या मान लिया, P बटे Q के रूप में ले लिया उसे, क्योंकि परिमेय संख्या मान लिया। तो फिर उसको सरलतम रूप में 3 धन 2 करणी 5 को P बटे Q को काटा तो A बटे B प्राप्त हुआ, जो कि सहअभाज्य पूर्णांक है। फिर हमने करणी 5 को अकेला करने का प्रयास किया, 3 का पक्षांतर किया, फिर 2 का पक्षांतर किया, तो करणी 5 बराबर आ गया A ऋण 3B बटे 2B। तो हमको पता चला कि 2, 3, A, B सभी क्या है, पूर्णांक है। इनसे निर्मित जो संख्या है वो परिमेय है, जबकि बाएं पक्ष में करणी 5 अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, अतः यहाँ पर एक विरोधाभास निर्मित हो रहा है। विरोधाभास निर्मित हो रहा है अर्थात हमारा माना गया तथ्य असत्य है, और हमने जो माना था कि 3 धन 2 करणी 5 एक परिमेय संख्या है, वास्तव में 3 धन 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हुई। तो बच्चों इसी तरह के सवाल हमारी इस प्रश्नावली 1.2 में है, तो सारे सवालों को आप पूर्ण कर लीजिए। और आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।